गुड इवनिंग स्टूडेंट, स्वागत है आपका अस्तित्व एकेडमी के इस ऑनलाइन सेशन में। जैसा कि आप लोगों को पता ही है, हम लोग पिछले कई दिनों से एक नया अध्याय स्टार्ट किए हैं, वंशागति एवं विविधता का सिद्धांत, जिसमें हम लोगों ने 4 लेक्चर क्या कर लिया है, कंप्लीट कर लिया है और कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक को हम लोगों ने बहुत अच्छे से क्या किया है, एनसीईआरटी की बातों को ध्यान में रखते हुए क्या कर लिया है, सीख लिया है। उम्मीद है वो चारों लेक्चर आप क्या किए होंगे, देखे होंगे और आपको अच्छे से क्या हो गया होगा, समझ में आया होगा और साथ ही साथ आप मेरे साथ ही क्या किए होंगे, नोट्स भी तैयार किए होंगे। नोट्स बनाएंगे आपको परीक्षा के समय, ठीक, बहुत ज़्यादा मटेरियल ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये सारे नोट्स आपको क्या होंगे, समझ में आ जाएंगे उस टाइम जब खोल करके कॉपी पढ़ेंगे तब। याद रखिए, यूपी बोर्ड के लिए ये सभी नोट्स जो होंगे बहुत ही उपयोगी होंगे। तो उम्मीद है कि आप मन से क्या कर रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे और स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आइए ज़्यादा समय वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का टॉपिक। पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्या किया था, मेंडल ने 2 तरह से कार्य किया था, एकल संकर क्रॉस और द्विसंकर क्रॉस, जिसमें से हम एकल संकर क्रॉस स्टार्ट किए थे और कुछ बातों को आपको क्या किए थे, सिखाए थे। लास्ट में कुछ पुनिट स्क्वायर मेथड भी हम आपको सिखाए थे। साथ ही साथ वहाँ पे जीनोटाइप अनुपात निकाले थे और क्या निकाले थे, फिनोटाइप अनुपात निकाले थे। और इतना करने के पश्चात हम आपको बताए थे, इतना करने के पश्चात आपको बताया गया था कि मेंडल ने ये अध्ययन करने के पश्चात या प्रयोग करने के पश्चात कुछ निष्कर्ष निकाला था। क्या निकाला था? निष्कर्ष। तो एकल संकर क्रॉस में निष्कर्ष कह लीजिए, तो जो रिजल्ट है, रिजल्ट दिया था, रिजल्ट क्या था? तो रिजल्ट में उन्होंने सबसे पहला नियम दिया था प्रभाविता का नियम। क्या दिया था? प्रभाविता का नियम। दूसरा उन्होंने निष्कर्ष दिया था पृथक्करण का नियम। ये इन्होंने क्या किया था, 2 नियम दिया था। तो आइए इन्हीं नियमों को आज हम क्या करेंगे, अच्छे से एकदम ध्यान में रख करके सीखेंगे। ये देखिएगा, ये जो नियम है आपके एनसीईआरटी बोर्ड में कुछ ऐसे तरीके से दिया है, अगर आप पढ़ेंगे तो समझ में नहीं आएगा। उम्मीद है अगर ये वीडियो आपको देखेंगे तो अच्छे से क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, आपको बहुत परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो आइए आज सबसे पहले हम क्या देखेंगे, प्रभाविता का नियम और अंत में देखेंगे क्या, पृथक्करण का नियम। ये दोनों नियम हम आपको कल ही बता दिए थे, एकल संकरण पर आधारित है, जबकि द्विसंकर संकरण पर आधारित क्या था, ठीक, तीसरा नियम मेंडल जी का, जिसका नाम था स्वतंत्र अभ्युगम का नियम। आइए आज देखेंगे हम प्रभाविता का नियम। किसका नियम? प्रभाविता का नियम। प्रभाविता का नियम। किसका नियम? प्रभाविता का नियम। इसको अंग्रेजी में कह सकते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस। क्या कह सकते हैं? लॉ ऑफ डोमिनेंस। अंग्रेजी में लॉ ऑफ डोमिनेंस। प्रभाविता का नियम। इसमें सबसे पहला पॉइंट हमें क्या याद रखना है, प्रभाविता के नियम में सबसे पहला पॉइंट हमें याद रखना है, प्रभाविता के नियम में सबसे पहला आप पॉइंट याद कर सकते हैं कि यह नियम केवल पहली पीढ़ी या कह लीजिए F1 पीढ़ी
पर लागू होता है। यह नियम किस पर लागू होता है? तो याद रखिएगा सबसे महत्वपूर्ण और पहला पॉइंट कि यह नियम जो है केवल F1 पीढ़ी पे क्या होता है? लागू होता है। किस पे लागू होता है? F1 पीढ़ी पे नाम होता है। देखिएगा मेंडल के अनुसार, किसके अनुसार? मेंडल के अनुसार। किसके अनुसार? मेंडल जी के अनुसार। मेंडल के अनुसार ठीक पहली पीढ़ी में जो प्रभावी लक्षण होगा, याद रखिएगा पहली पीढ़ी में जो प्रभावी लक्षण होगा सिर्फ वही अपना प्रभाव दिखाई देगा, जबकि अप्रभावी लक्षण वहाँ पर मौजूद होते हुए भी ठीक दिखाई नहीं देगा। क्या कह रहे हैं मेंडल साहब? ध्यान से सुनिए। कह रहे हैं कि F1 पीढ़ी में जो प्रभावी लक्षण होगा, F1 पीढ़ी में जो प्रभावी लक्षण होगा सिर्फ वही कह लीजिए तो पूर्ण रूप से दिखाई देगा, जबकि अप्रभावी लक्षण मौजूद होते हुए भी दिखाई नहीं देगा। ये चीज़ें थी। मेंडल जी क्या बोले कि F1 पीढ़ी में जो प्रभावी लक्षण होगा सिर्फ वही दिखाई देगा, जबकि अप्रभावी लक्षण वहाँ पे मौजूद होकर भी प्रदर्शित नहीं होगा। इसी कारण मेंडल जी ने इस नियम को कहा प्रभाविता का नियम। उम्मीद है बातें कंफर्म हैं। ठीक, क्या हुआ याद करिए, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने कुछ लक्षण देखे थे, 7 लक्षण। कितने लक्षण देखे थे? 7 लक्षण हम लोगों ने देखा था। ठीक, कुछ लक्षण प्रभावी थे और कुछ लक्षण क्या थे? अप्रभावी थे। ठीक, तो अगर प्रभावी लक्षण और अप्रभावी लक्षण को एक साथ लेकर के क्या किया जाए, क्रॉस कराया जाएगा, तो F1 पीढ़ी में सिर्फ प्रभावी लक्षण ही प्रदर्शित होगा, जबकि अप्रभावी लक्षण प्रदर्शित नहीं होगा। आइए देखते हैं कैसे समझने का क्या करते हैं, प्रयास करते हैं। थोड़ा सा समय दीजिएगा, एकदम बातें क्या हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी। समझने का क्या करते हैं, प्रयास करते हैं। देखिएगा मेंडल जी ने क्या किया, एक जोड़ी ठीक ना विपरीत, एक जोड़ी क्या लिया, विपरीत लक्षण लिया। मेंडल जी ने एक जोड़ी विपरीत लक्षण लिया, जिसमें से ये क्या था, लंबा था, और ये क्या था, बौना था। विपरीत मतलब ठीक, अगर लंबा लेंगे तो क्या लेंगे, बौना लेंगे, जाहिर सी बात है। ये देखिएगा ये कैसा लक्षण है, तो ये लक्षण जो है प्रभावी है, और ये क्या है, ठीक, यह लक्षण प्रभावी है और ये क्या है, अप्रभावी है। अप्रभावी लक्षण है, क्या है, ये प्रभावी लक्षण है और ये क्या है, प्रभावी लक्षण है। ध्यान से देखिए, जब यहाँ से क्या निकाला जाएगा, आपस में क्रॉस कराया गया,
तो पहली पीढ़ी में आया कैपिटल टी और स्मॉल टी। पहली पीढ़ी में क्या आया? कैपिटल टी और स्मॉल टी आया। अब देखिएगा ये कैपिटल टी किसको प्रदर्शित कर रहा है? लंबेपन को। अर्थात यहाँ पर जो पीढ़ी आएगी F1 पीढ़ी, ये हमारी कौन सी पीढ़ी है? F1 पीढ़ी। ठीक, इसमें कैसा ठीक रिजल्ट आया? तो लंबा आया। क्या आया? लंबा आया। यही मेंडल साहब कहना चाहते हैं कि F1 पीढ़ी में ठीक सिर्फ कौन? लंबा मतलब कौन सा लक्षण? प्रभावी लक्षण ही प्रदर्शित होगा। अप्रभावी लक्षण यहाँ पे मौजूद होते हुए भी दिखाई नहीं देगा। अर्थात हम कभी भी इसको लेंगे तो लंबा कहेंगे, इसको बौना नहीं कह सकते हैं, क्योंकि बौना का क्या होता है? कैप स्मॉल टी और स्मॉल टी। कभी भी लेंगे तो किसको लेंगे? लंबे को लेंगे। हाँ, अगर समझ में आ रही बातें तो इसको आप अशुद्ध लंबा कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? अशुद्ध लंबा कह सकते हैं। तो ये था प्रभाविता का नियम। इसको देख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं, इसी कारण मेंडल ने इसे प्रभाविता का नियम कहा। ये था हमारा टोटल क्या? प्रभाविता का नियम। बातें समझ में आ रही हैं? थोड़ा सा साइड हो जाते हैं। स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो क्या कर सकते हैं? आप ले सकते हैं। देखिए, ऐसे ही आप क्या करते रहिए, सपोर्ट करते रहिए, ताकि डेली बाय डेली हम लोग क्या कर सकें? वीडियो अपलोड कर सकें और आप लोगों का परीक्षा से संबंधित कुछ क्या कर सकें? आपका मदद कर सकें, जिससे आपके कम से कम बायोलॉजी में, यूपी बोर्ड के 12वीं के बायोलॉजी में आप 95 प्लस क्या कर सकें? मार्क्स ला सकें। ये थी बातें प्रभाविता के नियम में। प्रभाविता के नियम ये क्या हुआ? समाप्त। लेकिन प्रभाविता के नियम का कुछ अपवाद भी है। प्रभाविता के नियम का क्या है? कुछ अपवाद भी है। मैं सिर्फ आपको एक अपवाद यहाँ पे बताऊंगा, तो कितने लोग जानते हैं? ठीक, ये अपवाद क्या था? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आइए स्टार्ट करते हैं प्रभाविता के नियम का अपवाद। ठीक, मेंडल जी की मृत्यु कब हुई थी? आपको सबको पता है कि मेंडल जी की मृत्यु कब हुई थी? मृत्यु के 16 साल बाद। देखिएगा, मेंडल जी के मृत्यु के 16 साल बाद 3 वैज्ञानिक आए और तीनों वैज्ञानिकों ने मेंडल के कार्यों को पुनः क्या किया था? खोजा था। उसमें से सबसे पहला नाम मैंने आपको क्या बताया था? उसमें सबसे पहला नाम मैंने आपको क्या बताया था? ठीक, कमेंट बॉक्स में आप क्या करिए, लिखिए, मैं देखता हूँ क्या बताया था आप लोगों ने। मैंने क्या बताया था मेंडल का? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बाबू। क्या बताया था? कार्ल कोरेंस। क्या बताया था? कार्ल कोरेंस। कार्ल कोरेंस जी ने क्या किया था? प्रभाविता के नियम का अपवाद दिया था, जिसे कहा गया था अपूर्ण प्रभाविता। अपूर्ण प्रभाविता का नियम। अपूर्ण प्रभाविता का नियम। यह प्रभाविता के नियम का अपवाद है। क्या है? ये प्रभाविता के नियम का अपवाद है, जिसे क्या कहा गया है? अपूर्ण प्रभाविता का नियम। तो सबसे पहला पॉइंट आप लिखना चाहें यहाँ पे तो लिख सकते हैं कि इस नियम को कार्ल
कोरेंस ने दिया था। किसने दिया था? कार्ल कोरेंस नामक वैज्ञानिक ने दिया था। ठीक, जिसमें से ये वैज्ञानिक थे जिन्होंने मेंडल के मृत्यु के बाद क्या किया था? मेंडल जी के कार्यों को पुनः क्या किया था? खोजा था। दूसरे वैज्ञानिक थे ह्यूगो डी ब्रिज और तीसरे वैज्ञानिक थे एरिक वान शेरमार्क। याद आ रहा है आप लोगों को? चलिए, कुछ बातें ताज़ा हो गई। अब देखिए, सवाल ये है कि मेंडल ने कार्ल कोरेंस ने जो ये एक्सपेरिमेंट किया, किस पर किया? तो कार्ल कोरेंस ने यह एक्सपेरिमेंट एक पादप पर किया था। एक पादप पर किया था, जिसका नाम क्या था? मिराविलिस जाल्पा। ये वैज्ञानिक नाम है। ये क्या है? वैज्ञानिक नाम है मिराविलिस जाल्पा। देखिएगा, इसके अन्य और भी नाम हैं मिराविलिस जाल्पा को। ठीक, 4 o'clock प्लांट के नाम से भी जाना जाता है। एक और नाम है इसका, ठीक, गुलेबास। हिंदी में इसे क्या कहते हैं? गुलेबास। ठीक, कार्ल कोरेंस ने किस पे कार्य किया था? एक पादप पे कार्य किया था। उस पादप का क्या नाम था? ठीक, मिराविलिस जाल्पा। इसके अन्य नाम क्या थे? 4 o'clock और गुलेबास। देखिएगा, अपूर्ण प्रभाविता को हम लोग किस नाम से जान सकते हैं अंग्रेजी में? तो इसे कहा जाता है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। कार्ल कोरेंस ने मिराविलिस जो जाल्पा पादप था उसके पुष्पों को देखा था। किसको देखा था? पुष्पों को देखा। उन्होंने क्या देखा? उन्होंने देखा कि इसमें जो कुछ पुष्प थे, कैसे थे? कुछ पुष्प लाल थे, जो क्या थे? प्रभावित थे। और इसमें से कुछ पुष्प क्या थे? सफेद थे। कुछ पुष्प कैसे थे? सफेद थे, जो अप्रभावित थे। कैसे थे? अप्रभावित थे। क्या हुआ है कि इस नियम को किसने दिया? कार्ल कोरेंस ने दिया। इसने एक पादप पर एक्सपेरिमेंट किया था जिसका नाम क्या था? मिराविलिस जाल्पा। उन्होंने क्या किया? उस पादप के पुष्पों को देखा, जिसमें से कुछ पुष्प क्या थे? लाल थे और कुछ पुष्प क्या थे? सफेद थे। देखिए, जब इनका संकरण कराया गया, क्रॉस कराया गया, तो मेंडल जी के अनुसार F1 पीढ़ी में क्या आना चाहिए? मेंडल जी के अनुसार F1 पीढ़ी में जो पुष्प है वो कैसा आना चाहिए? लाल आना चाहिए। कैसी पीढ़ी में? F1 पीढ़ी में। मेंडल जी के अनुसार F1 पीढ़ी में जो पुष्प आएगा क्या आएगा? लाल आएगा। जबकि कार्ल कोरेंस ने क्या किया? कार्ल कोरेंस ने ये लाल, ठीक, कार्ल कोरेंस ने लाल, ठीक, और क्या लिया था? सफेद। पुष्प को लेकर के जब क्रॉस कराया, लाल और सफेद पुष्प को लेकर के क्या किया? जब क्रॉस कराया तो क्रॉस के पश्चात आया क्या? कैपिटल आर और स्मॉल आर। ये कैसा था? तो ये था हमारा गुलाबी। क्या था? कैसा निष्कर्ष आया? गुलाबी। कौन से पीढ़ी में? F1 पीढ़ी में क्या है? गुलाबी है। हुआ क्या कि ये जो लाल, ये जो प्रभावी लक्षण है, यह अपना पूर्ण रूप से प्रभाव यहां पर दिखा नहीं पाया। अपना पूर्ण रूप से प्रभाव नहीं दिखाया,
यह प्रभाव अपूर्ण रूप से दिखा रहा है, इसीलिए सफेद के भी गुण इसमें क्या हो गए हैं, आ गए हैं, और यह पुष्प कैसा हो गया, गुलाबी हो गया। इसी कारण इन्होंने इसे अपूर्ण प्रभाविता का क्या दिया, नियम कहा। फिर से आइए एक बार फिर से सुनते हैं, नहीं समझ में आया तो अब देखिए। जो कार्ल कोरेंस जी थे उन्होंने मिराबिलिस जाल्पा नामक ठीक एक पादप पे कार्य किया। उन्होंने वहाँ से 2 पुष्प वाले पादप लिए, एक का नाम था ठीक क्या था, जो पुष्प था लाल था और दूसरे क्या था, सफ़ेद था। मेंडल जी के अनुसार, किसके अनुसार, मेंडल के अनुसार, किसके अनुसार, मेंडल के अनुसार F1 पीढ़ी में कैसे पुष्प आने चाहिए, कैसे संतान आनी चाहिए, लाल आनी चाहिए। जबकि एक्सपेरिमेंट में ये चला कि ये जो लाल प्रभावी था और सफ़ेद अप्रभावी था, ठीक, ये लाल पूर्ण रूप से अपना प्रभाव नहीं दिखा पाया, इसलिए यहाँ पर जो संतान आई कैसी आई, गुलाबी आई। इसी कारण इसे क्या कहा गया, अपूर्ण प्रभाविता का नियम कहा गया। तो उम्मीद है प्रभाविता का नियम और अपूर्ण प्रभाविता का नियम आपको क्या होगा, समझ में आ गया होगा। अपूर्ण प्रभाविता का नियम क्या है, तो अपवाद है किसके, प्रभाविता का नियम। जबकि देखिएगा यहाँ पे क्या है, ये जो लक्षण आ रहे हैं यहाँ पे, यह पूर्ण रूप से, ये प्रभावी लक्षण पूर्ण रूप से अपना यहाँ पे क्या कर रहा है, प्रदर्शन दिखा रहा है, पूर्ण रूप से यहाँ पे अपना ठीक वर्चस्व कायम कर रहा है। जबकि यहाँ पर ये लाल रंग अपूर्ण रूप से क्या कर रहा है, अपूर्ण रूप से यहाँ पर ठीक प्रदर्शित हो रहा है। इसीलिए क्या हो गया है, ये संतान गुलाबी आई है, इसी कारण इसे क्या बोले हैं, अपूर्ण प्रभाविता का नियम कहें। आइए नेक्स्ट नियम जो है उसको देखते हैं। मेंडल जी ने जो दूसरा निष्कर्ष निकाला था, दूसरा निष्कर्ष क्या था, पृथक्करण का नियम। पृथक्करण का नियम, उम्मीद है प्रभाविता का नियम आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं हम लोग क्या, पृथक्करण का नियम, इसे कहते हैं इन ठीक, पृथक्करण का नियम, इसे देखिए क्या कहा जाता है, यह नियम एकल संकर क्रॉस पर आधारित है। किस पे आधारित है, एकल संकर क्रॉस पर आधारित है। आया समझ में बात। देखिएगा मेंडल जी ने क्या किया था, क्यों इसे पृथक्करण का नाम दिया, तो जब हम लोग क्या ले रहे हैं, जनक ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, जनक। मेंडल जी ने क्या किया था, जनक लिया था, शुद्ध जनक लिया था ठीक। शुद्ध जनक में क्या था हमारा, कैपिटल टी और कैपिटल टी, इसका स्मॉल टी और स्मॉल सी से क्या कराया था, क्रॉस कराया गया था। ये समयुग्मजी शुद्ध है और ये भी समयुग्मजी क्या है, शुद्ध है ठीक। देखा जाए तो ये कैसा है, प्रभावी है, और ये कैसा है, अप्रभावी है। देखिए यहां से ये जो जनक है, जनक है जो, इन जनक से क्या दोनों एक साथ आ रहे हैं, जब युग्मक बनाया जा रहा है, इन जनक का से जब जनक से युग्मक बन रहे हैं तो क्या दोनों एक साथ आ रहे हैं, क्या ये दोनों एक साथ आ रहे हैं, नहीं, ये दोनों क्या हो जा रहे हैं, पृथक हो जा रहे हैं। ये भी क्या हो जा रहा है, कैपिटल टी क्या हो गया, पृथक हो गया। यहां से देखिए स्मॉल टी भी क्या हो जाएगा, पृथक हो जाएगा। ये दोनों एक साथ नहीं आएंगे, कभी भी ये दोनों एक साथ नहीं प्रदर्शित होंगे, पृथक हो जाएंगे। इसी को उन्होंने क्या कहा कि जो युग्मक बन रहा है वो पृथक हो जा रहे हैं। आइए कुछ नेक्स्ट जनक लेते हैं। F1 पीढ़ी में हमारा आया था कैपिटल टी और स्मॉल टी, यहाँ से आया था कैपिटल टी और स्मॉल टी।
जब इन जनकों से क्या बनाए जाएंगे, युग्मक बनाए जाएंगे, तो वह युग्मक क्या एक साथ आएगा? नहीं, वह युग्मक क्या हो जाएगा? पृथक हो जाएगा। इसीलिए उन्होंने इस नियम को क्या कहा? पृथक्करण का नियम कहा। बातें स्पष्ट हैं। मेंडल जी के एक संकर क्रॉस पे दो नियम, कौन कौन से दो नियम? ये पहला नियम था प्रभाविता का नियम। आइए इसे एक बार रिवाइज कर लेते हैं। प्रभाविता का नियम, लॉ ऑफ डोमिनेंस, यह नियम किस पर लागू होता है? तो F1 पीढ़ी पर सिर्फ लागू होता है। मेंडल जी के अनुसार F1 पीढ़ी में जो प्रभावी लक्षण होगा सिर्फ वही अपना प्रभाव दिखाएगा, जबकि अप्रभावी लक्षण मौजूद होते हुए भी वहाँ पर अपना ठीक प्रभाव नहीं दिखा पाएगा। इसी कारण इस नियम को क्या कहा गया था? प्रभाविता का नियम। क्या किया गया था? प्रभावी लक्षण लिया गया था कैपिटल टी, और अप्रभावी लक्षण लिया गया था क्या? स्मॉल टी। यहाँ पे जो रिजल्ट आया था क्या आया था? लंबा। क्या आया था? कैसा था? यह प्रभावी लक्षण था ना, इसीलिए इसको क्या बोला गया था? प्रभाविता का नियम। आगे क्या बोले हैं? प्रभाविता के नियम का एक अपवाद था। प्रभाविता के नियम का क्या था? एक अपवाद है अपवाद तो वैसे ठीक कई, लेकिन सिर्फ यहाँ पे मैंने एक बताया है। एक और अपवाद है जिसे कहते हैं सप्रभाविता। क्या कहते हैं? सप्रभाविता। कभी ठीक ना, सप्रभाविता को हम लोग आगे अभी क्या करना है, उसे बहुत ठीक डिटेल से अध्ययन करना है, तो इसीलिए मैंने आपको क्या बता दिया है, ठीक, अपूर्ण प्रभाविता का नियम। अपूर्ण प्रभाविता के नियम को किसने दिया था? कार्ल कोरेन्स जी ने दिया था। किस पादप पे उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था? तो मिराबिलिस जाल्पा पादप पे क्या किया था? एक्सपेरिमेंट किया था। इसे और अन्य नाम से जाना जाता है, 4 ओक क्लॉक के नाम से भी जाना जाता है, या गुले बांस के नाम से। ये जो है वैज्ञानिक नाम है और ये स्थानीय नाम है। अब देखिएगा, इस नियम के अनुसार कार्ल कोरेन्स जी ने पुष्पों को देखा था। किसको देखा था? पुष्पों को। कुछ पुष्प उसमें लाल थे, कुछ क्या थे? सफेद थे। उन्होंने इनको लेकर के जब क्रॉस करवाया तो मेंडल जी के अनुसार संतान कैसी आनी चाहिए? लाल। जबकि ठीक कार्ल कोरेन्स जी के अनुसार क्या आया? गुलाबी आया। कैसे? क्योंकि यहाँ पे जो प्रभावी लक्षण है वो अपना प्रभाव पूर्ण रूप से नहीं दिखा रहा है। कैसे दिखा रहा है साहब? अपूर्ण दिखा रहा है। इसका मतलब कि यह अपूर्ण प्रभाविता का क्या है? नियम है। अपूर्ण दिखा रहा है, इसीलिए कार्ल कोरेन्स जी का कहा अपूर्ण प्रभाविता का नियम। नेक्स्ट हम लोगों ने क्या देखा है? पृथक्करण का नियम देखा है। यह नियम एकल संकर क्रॉस पे क्या है? आधारित है। ठीक, इसमें जो जनक लिए गए हैं, ठीक, समयुग्मजी कैपिटल टी, स्मॉल टी। ठीक, ये देखिएगा, ये क्या कर रहा है? ये दोनों एक साथ नहीं आ रहे हैं, पृथक हो जा रहे हैं। कैपिटल टी अलग हो गया और ये भी क्या हो गया? अलग। स्मॉल टी दोनों एक साथ जब युग्मक जो बनाए जा रहे हैं, एक साथ युग्मक नहीं बन रहे हैं। ये युग्मक अलग हो जा रहा है, ये क्या हो जा रहा है? अलग हो जा रहा है। विषम युग्मजी जनक में देखिए, यहाँ पे ये दोनों एक साथ ना आकर के क्या हो रहे हैं? पृथक हो जा रहे हैं। इसी कारण इसे क्या कहा गया? पृथक्करण का नियम। तो उम्मीद है यहाँ तक की बातें आपको क्या हो होंगी? समझ में आई होंगी। विश्वास मानिए, मेरे साथ आप क्या करिए? नोट्स बनाते चलिए। आपके यूपी बोर्ड परीक्षा की दृष्टिकोण से ये टॉपिक बहुत ही बड़ा क्या है? इम्पोर्टेंट है और बहुत ही मुख्य रोल निभाने वाली है। आप मेरे साथ नोट्स बनाते रहेंगे तो उम्मीद है आप 95 प्लस क्लास 12वीं के, ठीक ना, बायोलॉजी में आप 95 प्लस क्या कर सकते हैं? स्कोर कर सकते हैं, अगर मेरे साथ आप नोट्स बनाते रहेंगे और ध्यान से वीडियो को क्या करते रहेंगे? देखते रहेंगे। ऐसे ही आप क्या करते रहिए? सपोर्ट करते रहिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे? मेंडल के द्विसंकर क्रॉस पर आधारित एक नियम सिर्फ बचा है, उस नियम को हम लोग क्या करेंगे? बहुत ही बारीकी से और एनसीईआरटी की लाइनों को भी ध्यान में रखते हुए क्या करेंगे? सीखेंगे, जिसका नाम है स्वतंत्र अभिवन का नियम। तो उम्मीद है आज की ये बातें आपको क्या हो गई होंगी? समझ में आई होंगी।
आप ऐसे ही स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और मेरे साथ पढ़ाई करते रहिए। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।